बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अगर आपका एग्ज़ाम 16 फरवरी को गणित का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए श्वास की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। क्योंकि आज इस वीडियो में इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराऊंगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ देखा और सीधे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पाया। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, कितना है 2166 है, तो उनका मौसा 19 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, अगर बाबू इसका जब भी ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे तो आप क्या करना, उसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना है 2166, एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपका पूछ रहा है, एलसीएम तो आपका पूछ रहा है इनटू एचसीएफ मौसा कितना दिया हुआ है, तो मौसा 19 दिया हुआ है। अब बाबू अगर एलसीएम इधर लेके आएंगे और 2166 इधर लेके आएंगे और बटा में 19 करेंगे और इसको काटेंगे तो कितना बार में 114 बार में कट जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को आप आराम से ऐसे करिएगा। बाबू आगे देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो बाबू इजी प्रश्न है, कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे कि दो अभाज्य संख्या पूछे तो याद रखना सीधा एक होता है। कितना होता है, एक होता है, समझ गए। ठीक है बच्चों, और बच्चों थोड़ा सा आप बाहर का आवाज़ का इग्नोर करोगे क्योंकि मैं अभी सेंटर के बाहर ही खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर की डालना है। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने का एसएसटी आगे वाला एग्जाम जो एसएसटी हिंदी में और भी जितने एग्जाम है जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, विज्ञान हो गया, इस सभी के प्रश्न आपके ना छूट जाए। ठीक है, तो दो अंकों की कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी, बताइए। तो याद रखिएगा, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से, सिर्फ 30 जो संख्या है दो अंकों की वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, बाकी 25, 29, 31 नहीं होगी बच्चों। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बाबू आगे देखिए बच्चों, प्रश्न है कि 5005 के कितने जो है वो अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड बताना है। ठीक है, बताइए कितने ऐसे हैं जो अभाज्य गुणनखंड है 5005 के। अभाज्य मतलब कि स्वयं या तो वो स्वयं से कटे या सिर्फ एक से कटे, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब बाबू 5005 है, अगर मैं आपको 5005 का एलसीएम लेके दिखाऊं, एक सेकंड बच्चों मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 5005 का एलसीएम। तो पहले बार में अगर हम 5 से लगाएंगे तो 1000 एक बार में कट जाएगा, फिर 1001 जो है वो 7 से कितने बार में कट जाएगा, तो 143 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 143 बार में। और 143 जो है अगर मैं इसे काटूं तो 11 से ये कटेगा, कितने बार में, 13 बार में कटेगा। और अगर मैं इसको काटूं 13 को तो 13 से ये कितने बार में, एक बार में कटेगा। अब आप गौर करो, 5 × 7 × 11 × 13, यानी कि यह जो संख्या है ये सभी सिर्फ अभाज्य संख्या है। तो 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4। देखेंगे कितने ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में 4 गुणनखंड है, इसलिए 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न भी बहुत बढ़िया बहुत मस्त प्रश्न है। यदि a का पावर 2 क्यूब, ठीक है, यदि a बराबर 2 का पावर क्यूब 5 × 3 बराबर b बराबर 2 का पावर 4 × 5 × 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। देखिए, अब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, a का पावर 2 यानी a बराबर 2 का पावर 8 × 5 × 3। ठीक है, फिर इधर देखिए 2 का पावर 4 मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। ठीक है, 16 × 5 और इंटू का 7। अब इन दोनों को गुना, 8 × 5 = 40, 8 × 24, या 8 × 5 = 40 और 8 कितना हो गया बच्चों, 24, यानी कि ये हो गया 240। ठीक है, और 16 × 5 = 68, 56, यानी ये हो गया 560। ठीक है, 560। अब अगर इन 24 और 240 और 560 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आपका 1680 निकल के आएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने तो आता है, बस इस तरह से बना लेना आप। आगे देखिए, प्रश्न है कि 27, 35, 13, 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, बताइए। ऐसी कौन सी, मैंने बताया था ना कि जो स्वयं और या फिर एक
के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, तो वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 13। 13 जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे देखिए, दो लगातार एचसीएफ की संख्या क्या होती है, तो दो लगातार एचसीएफ की संख्या 1 होती है। बच्चों मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ा है, इसका कारण ये है कि रोड पर क्लास में, ये रोड पे थोड़ा आवाज़ आ रहा है, इसलिए मैं जितना जल्दी क्लास को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 9 नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है बाबू। कितना होता है, 2। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, बताइए अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी है, तो बाबू √23 जो है वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि √23 को हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या समझते हैं, जिसे नहीं लिखते वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न के बाबू देखिए, प्रश्न ये भी है 2, 10 और 20 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 11 नंबर की बात करें तो 2, 10 और 20 का अनुपात एलसीएम क्या होगा, तो 10:1 होगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब आप एलसीएम निकालोगे, ये सब इजी प्रश्न है इसलिए मैं सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग सब समझ जाओगे। जैसे 2, 10 और 20 का एलसीएम अगर मान लो एलसीएम निकालोगे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2, 10, 20 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 2, 1, ठीक है, फिर क्या आ गया 5, और फिर क्या आ गया 10, और फिर ये कितना से लगेगा, ये लगेगा 5, 1, 1, 2, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो टोटल कितना आ गया 20। अब 20 का अगर बात करो 2 से, तो 2 और 20 का रेशियो कितना होगा, 20 का हो गया 10 और 2 का हो गया 1, तो देखेंगे 1:10 और उसको पलट देंगे, क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 10:1, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 65 तथा 117 का एचसीएफ और 65m - 117 के रूप में, तो m का मान क्या होगा। हाँ देखिए, ये प्रश्न है, इसको आप अगर चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा बनने लायक है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, बताइए, इसको बनाने के लिए हम क्या करें, ठीक है। अब देखिए 65 और 117 का सबसे पहले अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 65 एकम 65, ठीक है, फिर उसके बाद घटाएंगे तो आ जाएगा 52, और फिर ये यहाँ पे 65 उतार देंगे, और फिर 52 एकम 52, ठीक है, और फिर घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 52 उतार देंगे, और फिर देखेंगे कि 13 चौके 52, 52 कट जाएगा, यानी एचसीएफ टोटल कितना आ गया 13 आ गया। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हो बच्चों, हमारा एचसीएफ टोटल कितना आया, तो एचसीएफ जो है हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब यानी कि एम का जो है मान जो है हमारे पास 13 आ गया, तो यानी कि अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 60m - 117 और ये बराबर का 13, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 65m ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 65m बराबर, ठीक है, 117, और जो प्लस का 117 और जो प्लस का 13 आया इसको प्लस का 13 लिख देंगे। अब ये 65m बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा 130, कितना आ जाएगा 30, अब 65 से 130 काटेंगे तो 2 बार में, तो m का वैल्यू कितना आ गया 2। हम पूछ रहा था हमसे m का मान, तो m का मान कितना हो जाएगा 2, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न 144 के कितने अभाज्य गुणनखंड के घातांक हो सकते हैं, घातांक बताना है। तो ये भी इजी प्रश्न है बाबू, 13 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 144 का अगर जब आप निकालने बैठोगे एलसीएम तो ऐसे नहीं करोगे 2, 14, 2, फिर 2, फिर 36, फिर 2, फिर 18 और फिर 2, फिर 9, फिर 9 के बाद तो 3 चल जाएगा। यहाँ पे 2 का घातांक पूछा है, तो देखिए तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो 2 का घातांक कितना हो गया 4। इस तरीके से यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है। प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, बताइए परिमेय संख्या में कौन सी है इनमें से, तो बाबू इसमें से √1 जो है 144 परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर √1 हमको अगर इसको निकालते हैं बाबू ऐसे इस तरीक़ा से बाबू क्या होगा 144, तो देखिए 1 का तो हमारा 1 निकल के आ जाएगा, 144 किसका वर्गमूल है बाबू, तो ये 144 12 का, क्या 1/12 को हम p/q के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं, तो हाँ सर लिख रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, चयन करें। अभाज्य संख्या मैंने अपनी अभी बताया था, या तो 1 से या तो सिर्फ अपने आप से, इन्हीं 2 संख्या से वो कटेगी, जिसको अभाज्य संख्या हम समझेंगे। और यहाँ पे हमको वो जो संख्या दिखाई दे रही है वो सिर्फ डी ऑप्शन ही दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी कि 29 ही दिखाई दे रही है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम संख्या क्या होगा? सिंपल ए इंटू बी, सिंपल ए इंटू बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यदि अभाज्य संख्या मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर क्या बच्चों बोलूँ, मैं आपको बोल दूँ 7, 7 और 13, 7 और 13 का अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो बताइए। तो 13 7 91, यानी कि ये जो है अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपसे सिर्फ पूछा कि ए और बी का, तो ए और बी जो है ये दोनों को गुना कर देंगे तो ए और बी यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए, प्रश्न है कि 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा? बच्चों 45 है और 45 और 60 का एलसीएम निकालने के लिए बहुत ईजी ट्रिक है, ये बच्चा इसको जानता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे 15 करेंगे तो इसको 45 इधर बैठाएंगे, 15 या 45 ये कट जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना निकल गया? 15, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, आप देखते के साथ टिक कर देना। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा याद रखना, हमेशा जो है वो हमेशा अपरिमेय होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या? बताइए कौन अभाज्य संख्या है? तो याद रखना 41 जो है वो अभाज्य संख्या। कितनी बार मैंने बताया? आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो बाबू जिसका दशमलव अशांत और शांत आपने पढ़ा होगा कि जिसका मान अगर 0 पे आके थम जाता है, कट जाता है, वो शांत, अगर नहीं कटता है वो चलते जाता है तो वो अशांत है। तो यहाँ पर बी ये जो 39/243 है ये अशांत है, क्योंकि ये कभी भी नहीं कटेगा, हमेशा कटते जाएगा, मतलब हमेशा इसका मान वैल्यू निकलते जाएगा। आगे देखिए बाबू प्रश्न की द्विघात बहुपद x है, x² - x के शून्य का अल्फा इंटू बीटा हो तब अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? तब बाबू अल्फा और बीटा का मान का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है -b/a, यही ना होता है बाबू। आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे b जो है ये ऑलरेडी माइनस में है, तो -1 x का मतलब 1 होता है, और एक माइनस से माइनस कट गया, 1 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद जिसके द्विघात हो उसके बहुपद के शून्य की संख्या हमेशा 2 होती है। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न बाबू कि x² - 4x के मूल का मूल्यों का योग क्या होता है? वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना। अब b देखेंगे, b ऑलरेडी -4 है, तो -4 और -4 यही ना होगा। a का मान कितना है? 1, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ जाएगा? 4, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए 24 नंबर, द्विघात बहुपद 4x² - 4x के मूल्यों का गुणनफल क्या होगा? मूल्यों का गुणनफल पूछा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जब भी गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा और c/a। c कितना है बेटा? तो 1 है। a कितना है? तो 4 है। जब 1 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1/4 किस फॉर्म में देखेंगे? यही सी ऑप्शन, डिवाइड देने की जरूरत नहीं, देखेंगे सी ऑप्शन में ही है 1/4। ठीक है, बस। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि x² - 2x + 5 के शून्य a b हो तो a और b का मान बताइए। a और b का मान बताना है, बताइए। तो देखिए बाबू 25 नंबर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? शून्य का मान बताना है, तो a ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अभी मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। देखेंगे c कितना है? 5, और a कितना? 1, 1 को 5 से भागा देंगे तो बाबू 5 है ना आएगा, इसलिए 5 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए 26 नंबर पर, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछे। देखिए बाबू जब द्विघात बहुपद पूछे तो ax प्लस d = 0। ठीक है, जब द्विघात पूछे तो ax² प्लस bx प्लस c = 0, और जब बाबू त्रिघात पूछे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। याद रखना ये त्रिघात बहुपद का क्या होता है बाबू? ये व्यापक रूप होता है। तो देखेंगे कि ये ऐसे जो है व्यापक रूप यहाँ पे कहाँ पर है? तो देखेंगे कि ये राशि ऑप्शन में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, यानी कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए, अगर a b द्विघात बहुपद, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ बाबू, हाँ ठीक है, अगर a अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? बाबू याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न दे 1/ आपसे पूछे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो आप एक फार्मूला रख लीजिए, -b/a होता है। क्या होता है? b/a। देखेंगे b क्या है? तो b हमारा ये रहा -5, तो ऑलरेडी ये माइनस में, क्वेश्चन फार्मूला भी माइनस में, तो माइनस, और उसके बाद a कितना है? a माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 5/1। 5/1 को भागा देंगे तो कितना आएगा बाबू? तो कितना आएगा? 1 मिनट बच्चों, सॉरी,
फॉर्मूला बी, सॉरी बच्चों, यहाँ पे बी ये नहीं, यहाँ पे सी होगा, माइनस बी बटा सी। तो सी के हिसाब से सी हमारा 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 5/7 देखेंगे किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बस एक बार फिर से बाबू थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी, तो देखिएगा बी जो है आपका ऑलरेडी माइनस में है, तो यानी कि माइनस फॉर्मूला में भी है, तो 5 हो जाएगा। और सी का मान कितना है, तो प्लस का 7, तो 5 बटा माइनस माइनस होता है प्लस, तो यानी 5/7 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो देखेंगे 5/7 जो है वो बी ऑप्शन में, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। हो गया बच्चों, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी है 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछा। अभी बताया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस का बी बटा सी होता है। तो देखेंगे माइनस का बी यानी कि माइनस प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला माइनस में, तो प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। और सी का मतलब 3, तो देखेंगे -2/3 किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में। बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हो जाएगा बाबू। आगे देखिए 6x² माइनस 6x² माइनस 7x का शून्य बताइए। तो इसका जो शून्य हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। शून्य निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छी है, इसको गुना करते हैं, बता भी रखा है मैंने आपको कि 6 7 21 क्या होगा, 6 3 18, 18 को हमको ऐसे बार 18 को हमको सॉरी 81 लिख दिया। 18 को हमको ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 9 और 2, तो ये है 6x², ठीक है। उसके बाद माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर आ जाएगा 2x, तो 3 दूनी 6x आ गया, और माइनस 3 3 3 9x हो गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे आपका 2x माइनस 3, यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है प्लस का 1 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में सेम है, एक ये वाला कॉमन ले लेंगे, ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, और एक ये आ जा रहा है 3x प्लस का 1। अब देखो ये वाला एक कॉमन ले लिए, और एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसको आप इसको हल करोगे बाबू, तो आपका आ जाएगा एक 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1 बटा माइनस का 1/3 आ जाएगा। ये आ गया, ये रहा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको हल करने ही पड़ेंगे किसी कीमत पे, तभी आपको बनेंगे। अब देखिए x² माइनस 3, एक बात बताएं, जब भी x² माइनस 3 रहे तो याद रखिएगा यहाँ पे x का पावर और रूट में जाएगा, और 3 जाएगा, और प्लस और माइनस के रूप में जाएगा। इसका मतलब कि एक x बराबर एक आपका एक जो है प्लस का रूट 3 है, और एक जो है माइनस का रूट 3 है। तो ये किस ऑप्शन में, तो देखेंगे हम बी ऑप्शन में, तो बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताए। अभी बताया कि अल्फा जब बीटा का मान पूछे तो माइनस बी बटा सी, माइनस का मतलब कि यहाँ पे प्लस वाला 3 माइनस में 3 हो जाएगा, और सी का मतलब कि माइनस का 4। अब देखेंगे कि माइनस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का 4 ऑप्शन में गलत हो जाएगा बाबू, अब हो जाएगा -3/4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। अच्छा 4 को हम काट भी सकते हैं 2 बार में, तो इसलिए हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/2। देखेंगे किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है। हो गया। आगे देखिए अल्फा और बीटा समीकरण x² माइनस 2 का मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान 1/2 हो जाएगा। ये मैंने बता दिया, अभी फॉर्मूला अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति क्या होगी, बताइए। तो इसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, बताइए। तो बाबू ये x प्लस 3x का बराबर x² का ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आगे देखें निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिए ये जो सी ऑप्शन देख रहे हैं 3x² प्लस 2 3 माइनस x का पावर स्क्वायर प्लस 4, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है बाबू। आगे देखिए अगला प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा दोनों का मान। देखिए विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। जब भी विवेचक पूछे तो ये फॉर्मूला लगा के आप मैथ बना सकते हैं, और वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए द्विघात समीकरण का विवेचक का मान क्या होगा, मैंने अभी बताया d बराबर b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूला पर अगर आप b² करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्या 1/3, तो ये जब फार्मूला का हॉल सॉल्यूशन करिएगा तो आपका मान ए ऑप्शन आ जाएगा, 0 ऑप्शन बिल्कुल निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें बताना कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बाबू इसमें जो है x² माइनस bx प्लस c बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण, अभी फॉर्मूला बताया द्विघात समीकरण का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं।
39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें जो रूट लगा हुआ है ये द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन समुच्चय में से किसमें द्विघात समीकरण x² -5 बराबर 0 के मूल होंगे, तो 40 नंबर का अपरिमेय होंगे। क्या होंगे बाबू? अपरिमेय होंगे, याद रखना। 41 नंबर कोट थीटा स्क्वायर के बराबर क्या होगा बताइए, कोट थीटा स्क्वायर के बराबर क्या होगा बताइए, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये फार्मूला है बाबू, जब भी पूछे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1 होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि 3a बराबर 90 है तो साइन ए का मान बताइए क्या होगा। देखिए बाबू, इस तरीके के प्रश्न को आपको बहुत आसानी से हल करने को मिल सकता है। क्या है प्रश्न कि 3a, तो यानी कि a बराबर 90/3 काटेंगे तो 3 तिहाई 9 30 बार में और 1 बार में। ठीक है, तो 30/1 यानी कि सीधा सीधा एक बात बोले ना, तो ये जो 90 है, 90 3 से कितने बार में कट जाएगा, तो कट जाएगा बाबू आपका कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में। कितने बार में? 30 बार में। और देखेंगे कि बाबू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 और इंटू 3। देखिए इसका तो फार्मूला होता है, क्या होता है कि जब cos पूछे तो cos 90 माइनस थीटा हमको बैठाना होता है, संख्या को घटाने पर कितना कि 60 आ जाए। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको हल करना होगा, फार्मूला करेंगे। लेकिन ट्रिक देखिए, ट्रिक बताते हैं, ऐसे प्रश्न समय बचेगा बाबू, जहाँ पर जोड़ने पर 90 मान आ जाए वहाँ पर आँख बंद करके करना। क्या cos 60 और cos 30 जोड़ने पर 90 आता है? हाँ। और क्या साइन 60 साइन 30 जोड़ने पर 90 आता है? हाँ। जहाँ 90 आ गया वहाँ पे काट देना, 1 मान आ गया, देखेंगे ए ऑप्शन। जहाँ पर जोड़ने पर 90 आ जाए वहाँ सीधा आंख बंद करके 1 मारना, बस ये ट्रिक जान लो। अब ठीक है, अब देखिए ये 69 है, 11 है, तो उससे हमको मतलब नहीं, सेक और कॉसेक से मतलब नहीं। हालांकि फार्मूला अगर मैं इसको सब्जेक्टिव में बनाऊँ तो मैं फार्मूला के अनुसार बनाऊंगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं समय बताने के लिए इस प्रश्न को ऐसे बता रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे 79 है और यहाँ पे 11 है, 79 और 11 का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 90। क्या 90 का मान मैंने बताया था 1 होता है, बस आंख बंद करके 1 कर देना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए बाबू, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उससे कभी जो भी रिलेटेड वीडियो आएगी वो तुरंत फटाफट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और क्लास की PDF लेने के लिए दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होता है बाबू, याद रखिएगा फार्मूला है, बी ऑप्शन होता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 थीटा का मान बताइए। बाबू क्या है 4 थीटा, तो यानी कि tan थीटा बराबर उधर वाला 4 इधर आ जाएगा तो बटा में 4 आ जाएगा, 4 काटेंगे 1, tan थीटा का मान किस में 1 होता है, तो 45 डिग्री, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा बाबू, याद रखिएगा cos थीटा बराबर होता है। ठीक है बाबू, देखिए क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं बाबू, आपको जैसे यहाँ पे cos थीटा cos 3 थीटा बराबर 1 और ये जो 2 है उधर जाएगा तो बटा में 2 आ जाएगा ना बाबू। अब आप गौर करना कि इस प्रश्न को अब क्या हो गया, cos थीटा 1/2। अब बताओ बाबू, तुम ही बताओ cos थीटा किसका मान 1/2 होता है, तो याद रखना किसका मान होता है, तो ये होता है किसका होता है, तो ये होता है cos थीटा किसका मान होता है बाबू, cos 60 का मान होता है। किसका मान होता है, cos 60। तो यानी कि थीटा बराबर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। क्या 3 से 60 20 बार में कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू 20 आ गया। 20 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 48 नंबर, यदि थीटा बराबर 30 हो तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। 48 नंबर की बात करें तो बहुत समझदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये भी बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, इजी प्रश्न है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यदि tan थीटा 12/5 हो तो क्या हो जाएगा बाबू, यदि tan थीटा 12/5 है, ठीक है, तो sin थीटा का मान क्या होगा। आपने सुना होगा लाल बटा काका, क्या सुना होगा, लाल बटा काका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला होता है लाल बटा काका। ये ऊपर वाला मान होता है साइन होता है, ठीक है, और नीचे वाला मान क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक होता है ना कॉसेक। और ये अगर इस तरीक़े से मैं बताऊं कि आपसे पूछा है साइन थीटा, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लोगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। साइन थीटा टैन थीटा का मतलब होता है क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाल बटा कक्का यहाँ लिख देते हैं, तो टैन यहाँ पे होता है, टैन का मतलब लंब बटा आधार, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा
आधार होता है, ये नहीं होता है लंब बटा आधार। तो लंब यानी कि कितना दे दिया गया 12, आधार कितना दे दिया गया 5। अब अगर पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 13। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े है ना कि कर निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 125 आ जाएगा, 44 में 144 में 25 को जोड़ेंगे 144 में तो 169 आ जाएगा, और 169 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा 13, कितना जाएगा 13, यानी कि कर्ण हमारा आ गया 13 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा साइन, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन का होता है बाबू याद रखना क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो 12/13 यानी कि 12/13 देखेंगे 12/13 किस ऑप्शन में, तो ये देखेंगे बी ऑप्शन में, तो बी विल बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कॉट 60 का मान क्या होता है, सिंपल है 1/√3 होता है। ठीक है, आगे देखिए बाबू अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी प्रक्रम से इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर एस बी सी, और यदि पी ए पी जो है 3 सेंटीमीटर है तो पी ओ मतलब देखिए मैं अगर आपको समझाने का कोशिश करूं तो आप समझिएगा, बहुत आसानी से समझा दूंगा। अगर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया, ये नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी, बीच में लिख दिया लाइन खींच दिया एक पी, और ये दे दिया क्यू, पी क्यू के समांतर कर दिया मैंने बी सी कर दिया, और बोल रहा है कि ए बी और ए सी, फिर बोल रहा है ए पी अगर 3 है, ए पी कर दिया 3 और पी बी कर दिया 2 और ए क्यू कर दिया 6, तो पूछ रहा है कि क्यू सी का मान बताए, क्यू सी का मान x। तो बाबू जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आप क्या करना, 3/2 करना, बराबर करना 6 करना, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसको इससे करोगे तो 3x आ जाएगा बराबर, इसको इससे करोगे तो 12 आ जाएगा। अब 3 से 12 काट दोगे कितने बार में, 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। देखेंगे x का मान 4 किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन, बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, समझ गए। चलिए अब आगे का प्रश्न ऐसे ही मिलेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, उनकी संगत अनुपातों का जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यदि त्रिभुज पी ओ आर में यदि पी क्यू बराबर पी आर प्लस आर क्यू तो उसमें कौन सा कौन है, बाबू इजी प्रश्न है। एक त्रिभुज है, अब बोल रहा है कि पी क्यू, पी यहाँ पे दे दिया, अब पी क्यू यहाँ दे दिया, ठीक है, तब ना ये पी क्यू का स्क्वायर और आर यहाँ दे दिया। अब पूछ रहा है कि कौन समकोण होगा, सिंपल है, कौन आर है ना समकोण होगा, है ना, कौन आर जो है वो राइट एंगल होगा, यानी कि सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पी क्यू बराबर के इधर, इसका मतलब ये कर्ण है, ये कर्ण है, कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है और वो सबसे अलग होती है, इसलिए सबसे बड़ी अलग है, और ये लंब और आधार को एक साथ कर दिया गया है। तो लंब और आधार के नाम में जो कौन पड़ रहा है, पॉइंट ऑफ द नेम आर ही ने पड़ रहा है, तो इसलिए आर जो है समकोण हो गया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज डी बी में डी ई एफ में समरूप है। अच्छा, एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, दूसरा त्रिभुज ये क्या है, ये डी है, ठीक है, ये ई है और ये एफ है, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल है, और एक का 36 है और एक का 49 है, तो 6 7 6 36 और 6 7 42, ठीक है, 7 7 49, हाँ, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन नहीं बाबू, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि 6 6 36 6 बार में और 6 7 7 49 7 बार में, 6:7 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे किया, इसका एक थ्योरी होता है समरूप त्रिभुजों का काटने का। अगर एक का 36 दिया हुआ है और एक का 49 दिया हुआ है तो आप एक संख्या कॉमन से कर काटना चाहोगे, अलग अलग संख्या अपना एक कॉमन, तो इसको हम एक संख्या कॉमन लेंगे 6, तो 6 से 36, इसको लेंगे 7 से, तो 7 7 49, इस हिसाब से देखेंगे 6:7 जो आ गया है, यानी बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दो समरूप बल वही है बच्चों, प्रश्न 25:64 यानी 5 5 25 6 6 8 8 64 यानी 5:8 देखेंगे किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हो गया, सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत आसान है, मैंने बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हो जाएगा, है ना। आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, सिंपल है, अगर इसका वैल्यू x मान लोगे तो x/7.2 बराबर 1.8 और इक्वल 5.4। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कहने का मतलब क्या है, आप इन दोनों को गुना करोगे, तो आपका आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 0.4, और जब इन दोनों का गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 12.96। ठीक है, 12.96, और जब आप यहाँ से 5 इन दोनों को जब गुना करोगे 5 जो ये 4 आया, इन दोनों को इससे जब काटोगे तो आपका आ जाएगा 2.4। देखेंगे 2.4 किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में, बस आ गया, हो गया, तो इसका वैल्यू 2.4 आ गया। कोई नहीं बच्चों, थोड़ा सा रोड पे है तो
इग्नोर करना, ठीक है। आप प्रश्न पर ध्यान दो। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगतों भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो किसने कहा था? ये थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। आगे देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। बाबू ऐसे प्रश्न को आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा सॉल्व करने के लिए, हालांकि थोड़ा कठिन नहीं है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी सारी भुजा आपस में बराबर हो। तो अगर एक ये 12, ये 12, तो ये पूरा 12, ठीक है। अगर हम इसके बीच में एक नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर दे देते हैं, यानी लंब दे देते हैं, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब आप फार्मूला के अनुसार, एक समकोण त्रिभुज के अनुसार आप कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर करोगे ना, तो आप जब कर्ण का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे, प्लस अगर मैं नाम भी लिख देता हूँ A B C D, तो क्या होगा? लंब का स्क्वायर, फिर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कुछ नहीं तो AD का स्क्वायर, प्लस आधार मतलब 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा। AD का स्क्वायर करोगे तो AD रहेगा, और 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। अब एक बात बताओ बाबू, अब ये इधर आ जाएगा, AD इधर आ जाएगा, और ये जो है ये स्क्वायर जो लगा हुआ है इस पर ये रूट आ जाएगा, और 144 और माइनस का 36। अब जब बाबू, अब मैं सबको हटा देता हूँ, हमारा याद रखिएगा बाबू, हमारा AD जो है वो कितना आया था? क्या आया था? 144 और माइनस का 36 आया था ना। तो AD बराबर हमारा रूट अंडर क्या आ गया? 108 आ गया। अब 108 का अगर फैक्टर निकालोगे, ऐसे करके LCM निकालोगे बाबू, तो कॉमन संख्या लेना आता ना, 108 को अगर हम निकालेंगे 2 से, तो कितने बार में आ जाएगा? हमारा 54 बार में आ जाएगा। 54 भी कितने बार में आ जाएगा? 27 बार में आ जाएगा। 27 ना, 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। 27 है, हाँ 27 बार में। और फिर ये 3 से आ जाएगा, 3 9 27, और फिर 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9, और फिर ये 3 से आ जाएगा 1। तो देखेंगे कि अंदर दो संख्या, तो अंदर 2 संख्या का कॉमन निकल जाएगा। देखो बाबू, अंदर ये 2 है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। फिर ये 3 है, तो ये 1 3 बाहर निकल जाएगा, और रूट में अंदर क्या बच जाएगा? 3। तो देखेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और रूट 3, तो बाबू हमारा क्या बच गया? 2 तिहाई 6 रूट 3। देखेंगे 6 रूट 3 किस ऑप्शन में? तो देखेंगे ये बी ऑप्शन में। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रश्न को आपको समझना होगा, और थोड़ा सा सॉल्व करने के ट्रिक को देखना होगा, तभी आप समझोगे। दाल भात का कोर नहीं है बाबू की वीडियो देखो और आ जाएगा, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगतों की भुजा 3:4 है, तो परिमापों का अनुपात क्या होगा? सिंपल है, 3:4 ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। आज 60 नंबर, त्रिभुज DEF और PQR में D बराबर Q और R बराबर E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही? बाबू ये तो ये फिगर बना के देख लेना, सही हो जाएगा। F बराबर कोण P, कोण F बराबर कोण P हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर, बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? तो वो याद रखना 3 होती है। कितनी होती है बाबू? 3 होती है, ठीक है। आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा, अच्छा देखो, एक त्रिज्या, एक जो है आपका क्या त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि PO से केंद्र में जाने वाली रेखा POQ इस प्रकार मिलती है कि OQ बन जाता है 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको कर्ण दे दिया गया है, ठीक है। कर्ण लंबाई ज्ञात करनी है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, यानी त्रिज्या भी दिया हुआ है, आपसे लंबाई पूछा है। तो बाबू जब ऐसे प्रश्न दिखाई दे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे प्रश्नों के लिए एकदम दिमाग लगाओगे। इसका जो वैल्यू है 12 का 144 करोगे, और ये जो है 5 का, इसमें कर दोगे माइनस का, क्या रूट में देखे माइनस का 5 है। अब देखिए, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका रूट में आ जाएगा 119। अब देखेंगे किस ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है आपको क्या करना है, 144 और माइनस 25 फार्मूला होता है बाबू, इसका फार्मूला होता है 3। जब आपसे एच पूछे, एच निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे? P² प्लस B², ठीक है। और जब आपसे बी पूछे, बी यानी कि बेस पूछे, तो आप रूट अंडर P² माइनस का H² कर सकते हो। और जब आपसे क्या पूछे, P पूछे, तो P बराबर, तो आप रूट अंडर क्या कर सकते हो? B² माइनस का H² कर सकते हो, या फिर ये इधर कर सकते हो, ये इधर कर सकते हो। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ये फार्मूला को भी बना सकते हो। अब देख लो, इस 3 फार्मूला में से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये निकाला है, यानी कि P में से मैंने H को घटाया है, तो हमारे पास आधार निकल के आ गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, 63 में, वृत्त के केंद्र पे बना कोण कितने डिग्री का होता है बाबू? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एक वृत्त, एक बिंदु से O से Q से सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और 25 है, तो सर्कल की त्रिज्या ज्ञात करना है। बाबू क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताते हैं कि आप क्या करोगे, यहाँ पे पूछा त्रिज्या, यानी कि आप कर सकते हो रूट अंडर H² और माइनस P का स्क्वायर, यानी कि अगर आप, मैं एक बात बोलूँ, अगर आप 25 का स्क्वायर करते हो तो आपका आ जाएगा 625, ठीक है, और माइनस 24 का स्क्वायर करते हो तो आ जाएगा 576,
ठीक है, और ये रूट में रहेगा, ठीक है, रूट में रहेगा सभी संख्या, ठीक है, सभी ये रूट में रहेगा। अब ये जो है 625 किसका वर्गमूल है, 25 का, ठीक है, माइनस 25 का 576 किसका वर्गमूल है, 24 का, ठीक है, 24 का। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों? ठीक है बच्चों, मैंने एक गलती कर दी, मुझे ये लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, ये लिखना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। ये 625 में से 576 को जब घटाओगे तो आपका रूट में आ जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल आप सभी को पता है कितना होता है, 7। देखेंगे 7 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो बस इजी प्रश्न था, आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी, प्रश्न आपको सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है, अर्धवृत्त का कोण होता है कितने डिग्री का होता है, बताइए अर्धवृत्त का कोण। तो ये 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि अगर एक सर्किल है और सर्किल पे जो हमारा कोण बनेगा अर्धवृत्त में, वो जो अर्धवृत्त का कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी में पदांतर डाइवर्सिटी निकालेंगे, डी निकालना। डी निकालने का फॉर्मूला बाबू याद रखना, एक ही फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, या फिर आप कह सकते हो A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, मतलब पीछे के पद से आगे के पद को घटा दो। तो किसी भी इसमें से 5 में से 1 घटाओगे आपका 4 निकल के आएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो भी 4 निकल के आएगा, 13 में से 9 घटाओगे तो भी 4 निकल के, 17 में से 13 घटाओगे तो भी 4। इस तरीके से हम देखेंगे समांतर श्रेणी में जो पदांतर है वो कितना, 4। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, देखेंगे बी जो है बाबू, ये बी हमारा समांतर श्रेणी में, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल कितना होता है, 625 होता है। याद रखना a बराबर n प्लस n माइनस 1, ए बराबर n प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना, एस एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पे लगाओगे तो ये मैथ बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है, ठीक है। 3 संख्या में एपी है, उनका योग जो है वो 24 है, तो उनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा। तो बाबू याद रखिएगा, उनके वर्गों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उनके वर्गों का योग हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे 4, 8, 10, 15, 8, 15, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 संख्या में ए भी है, उनका उनके तथा उनका योग 24 है, 10, 8, 18, 18, 6, 24, और उनका वर्गों का योग कितना है, 24। अब एक जैसे मतलब कहने का मतलब कि 6 का 36, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या 36, और 8 का कितना होता है प्लस 64, और 10 का कितना होता है प्लस 100। इन सभी को अगर जोड़ोगे तो ये निकलेगा, कितना निकल के आएगा आपका, निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 200, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे कि हमारे वर्गों का योग कितना आ गया, तो देखेंगे पूरा बराबर 6, 8, 10, यानी कि तो वे संख्या हमारा एपी में है। और एक चीज़ और, एपी का मतलब होता है कि उसके पदांतर जो है वो सर्वांतर जो होते हैं, यानी कि जो उनके बीच का डिफरेंस है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। देखेंगे 6 से 8 कम कितना, 2, 8 से 2 बड़ा, यानी कि 2, ये उसका डाइवर्सिटी भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर, किसी एपी का 4 संख्या का योगफल 40 है और उनकी पहली संख्या चौथी संख्या के गुणनफल की 91 है, वे संख्या। बच्चों ये प्रश्न तो सब्जेक्टिव के तौर पर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया गया है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में टाइम ले लेंगे। सिंपल दिमाग लगाना है कि देखेंगे पहली संख्या और आखिरी, गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और देखेंगे कि किसके जो है पहली संख्या और आखिरी संख्या गुणनफल करने पर जो है वो 91 आता है। क्या 20-3 आता है, नहीं। 19-4 आता है, नहीं। 14-6 आता है, नहीं। 13-7 आता है, हाँ 13-7 91, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको ना आने वाला प्रश्न भी आपको बन जाता है और इस तरह से आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अपने बच्चों अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, ताकि आने वाले हर एक बच्चे को जितना भी एग्ज़ाम आगे मिलेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपका ना छूट पाए। प्रश्न मेरा जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूँ, तो अपने बीच भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा सभी को। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। और मैं प्रे करूँगा, प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा और कि सभी बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छा मैथ में जो है वो नंबर आए, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों।